ग्रीक बोट एक्सीडेंट एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश। आज हम इस मौजू पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह एक छोटी बोट पर 350 वाली सवारियों वाली बोट पर 700 से ज़्यादा अफराद को धक्के से धंसा गया, साथ उनका सारा सामान भी था। और किस तरह उनको भूखा रखा गया, जिसमें 2 अफराद तो मौका पर ही हलाक हो गए थे और बाकी जो थे वो डूब गए, जिसमें सिर्फ 200 के करीब अफराद को बचाया गया। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीक बोट डिज़ास्टर के मुतालिक कि वो कश्ती कैसे डूबी और इसमें कितने कैपेसिटी शामिल थी और इसमें कौन कौन से नेशनल थे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि वो एक बहुत बड़ी कश्ती नहीं थी, दरमियानी साइज़ की कश्ती थी जिसमें 350 अफराद की जो गुंजाइश थी और उसमें उन्होंने 750 मुसाफिरों को सामान समेत लादा हुआ था। और एक और मेन वजह ये थी कि उसका इंजन जो था वो बार बार ख़राब हो रहा था। तो जब उसका इंजन ख़राब होता था तो वो मैकेनिक नीचे जाते थे, इंजन सही करते थे। कोई 3-4 घंटे बाद फिर वो कश्ती चलती थी, कोई 3-4 किलोमीटर बाद जाके फिर बंद हो जाती थी। तो उनका एक्चुअल जो था मिशन था वो इटली जाना था, लेकिन वो ग्रीक के साहिल के पास से होकर किसी कोई रीज़न से इनका कोई रास्ता था माइग्रेंट्स को इलीगल लेकर जाने का। तो जब वो ग्रीक के साहिल के पास पहुंच के बंद रही कश्ती, तो वो ग्रीक के जो आए थे कोस्ट गार्ड वो 2-3 बार आए थे उसको देखने, लेकिन वो खातिर ख्वाह कोई इनकी मदद नहीं थे कर रहे। तो इटली से वो अभी काफ़ी दूर थी और ग्रीस उन्होंने अभी जाना नहीं था। तो जो थे 2-3 लोग तो वैसे ही मर गए थे भूख से ही उस कश्ती में, आईने शायद दिन के मुताबिक। तो उनको वहाँ ही फेंक दिया गया था दरिया में, समुंदर में। तो पाकिस्तान से तकरीबन 300 लोग उस कश्ती में, उस बोट में सवार थे। और कम अज़ कम जो उन्होंने दिया था वो 2.5 मिलियन रुपीस पाकिस्तान ने, हर पाकिस्तानी ने एजेंट को पे किया हुआ था। अभी मेरे ख्याल से और कंपनी को देनी थी, क्योंकि आज की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 12-13 के मुताबिक एक एजेंट का फिर फ़ोन आया कि आपका बेटा जो है वो यूरोप पहुंच गया, लिहाजा आप बाकी के 5 लाख रुपया जो है हमें सेंड कर दें। तो ये भी एक वाक़या रूनुमा हुआ है। तो 24 लाख रुपया, अगर 2.5 मिलियन 24 लाख बनता है, तो ये अगर एक बंदा पे कर रहा है तो आप तो लीगल तरीके से भी जा सकते हैं। तो ये बहुत हैवी अमाउंट है, 2.4 मिलियन। तो ये पहले गए थे दुबई, दुबई से फिर ये पोर्ट थी अलेक्जेंड्रिया, उसकी मिस्र की, उसकी लिबिया की। तो वहाँ से लिबिया और जो मिस्र है उनके दरमियान एक पोर्ट थी लिबिया की, वहाँ से ये कश्ती जो थी उन्होंने सवार किया था। काफ़ी ये इनका बहुत बड़ा गैंग था, कुछ पकड़े हैं पाकिस्तानियों ने भी। तो मिस्र जो है, ग्रीस वाले को सारा इल्ज़ाम जो है वो जो उस पे है मिस्र पे आयद कर रहे हैं। और वो ये भी डिनाई कर रहे हैं कि हमारे जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने वो कश्ती नहीं डुबोई। हालांकि ये सही आइन शाहिदीन ने यह भी बताया कि वाकई उन्होंने वो जो टग बोट जो होती है उसके ज़रिए उन्होंने रस्से से उसको खींचने की कोशिश की, दूसरे तीसरे झटके पे वो कश्ती जो है मुकम्मल डूब गई। तो ये इस तरह ये, तो जब वो बोट डूब रही थी तो वो जो रेस्क्यू करने शिप आया था उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और तकरीबन 2-3 घंटे बाद एक इटली का शिप जो था वो वहाँ आया। उन्होंने तकरीबन किसी तरीके से 100-200 बंदों को जो बचे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया। और बाकी जो थे वो कई तो डूब गए और कई वैसे ही नज़र से उजल हो गए, वो मिले ही नहीं अभी तक, उनका पता ही नहीं है वो किधर गए हैं। तो ज़ाहिर बात है इतनी देर तो ना कोई समुद्र में ज़िंदा रह सकता। तो चीज़ ये बताने की है कि 20 से 25 लाख या 30 लाख रुपए आप दे रहे हैं इलीगल भेजने के लिए अपने बच्चों को, और भी इतने ख़तरनाक रास्ते से। और एक बात तो मैं बताना भूल गया हूँ कि जब ये लिबिया जाते हैं बेंगाज़ी एयरपोर्ट, दुबई से बेंगाज़ी एयरपोर्ट जब ये गए, उसके बाद इनको 20 से 25 दिन एक घर के अंदर कैद भी रखा गया और उसमें खाना वगैरह को इतना अच्छा नहीं इनको दिया गया। उसके बाद वहाँ से इनको लेकर गए, पहले वो पोर्ट से वो तुर्की के पास गए, आपको मैंने बताया। वहाँ से 2 से 3 दिन को लगे तुर्की के पास जाना है बोट के ऊपर। और फिर वहाँ से इनको, वहाँ उन्होंने ये भी सुनने में आया कि उन्होंने इंजन बंद कर दिया ताकि इनको जो है वो इमिग्रेशन वाले आके इनको बचा लें। और लेकिन कोई भी किसी ने मदद वगैरह नहीं थी कि हेलीकॉप्टर वगैरह तस्वीरें लेके चले गए थे। तो उसके बाद ख़वातीन बच्चे वगैरह काफ़ी चिल्ला रहे थे। फिर एक जर्मन जो था शिप आया, उन्होंने इसको डब्बल रोटी वगैरह या ब्रेड वगैरह जो भी थे, रोटी वगैरह उनको दी, पानी की बोतल वगैरह दी, लेकिन मदद और बचाया नहीं, सिर्फ ये दे के वो चले गए थे।
तो उसके बाद अभी भी कुछ जो डिटेन है इधर ग्रीस वगैरह में, वो उनको कोई इतना अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे उनके साथ, और वो यही कह रहे हैं कि आप जो आप बच गए हो, आप ठीक हो, आप बच गए हो, लिहाजा आप हमारे खिलाफ बातें वगैरह ना करो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप जाने दो। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ये जो ग्रीस गार्ड है वो उनको माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, कि आप हमारे ख़िलाफ़ कोई बातें प्रोपेगेंडा वगैरह ना करें और आप यही करें कि हमने आपकी मदद की है। तो चलें वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन ये मुल्की हालात की अगर देखा जाए तो वाकई हमारी मीशत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इंशाल्लाह अब IMF ने पैसे दे दिए हैं काफ़ी, $3 बिलियन की जो है वो उन्होंने पैकेज दिया है। इंशाल्लाह 9-10 महीने तक ये पूरा पैकेज पाकिस्तान को मिल जाएगा। कल तो $1 बिलियन की इन्होंने जो है वो बात कर ली है, वो मिल जाएंगे पाकिस्तान को। $1 बिलियन UAE ने दे दिए हैं, सऊदी अरब ने $2 बिलियन दे दिए हैं और मुल्क की मीशत संभल रही है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जाने के बजाय पाकिस्तान में 20 से 25 लाख इतना अच्छा कारोबार हो जाता है। या अगर आपने जाना ही है बाहर तो लीगल तरीके से जाएँ आप बाहर। 20 से 25 लाख में बंदा आसानी से लीगल तरीके से यूरोप चला जाता है, तो ये गलत तरीके से जाना। ये भी इस मामले के बाद काफ़ी हरकत में आ गई थी, जो अदारा पाकिस्तान का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और उसने तकरीबन पिछले हफ्ते 5 अफराद को जिनका ताल्लुक गुजरांवाला गुजरात वगैरह से था को हिरासत में लिया है, और उसके बाद मज़ीद जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, और 2-3 लोगों को डिटेन किया जिनका भी लिंक है। तो जाहिर है ये फ़ोन वगैरह ट्रेस करके वो सबको इंशाल्लाह डिटेन तो कर लेंगे, लेकिन फिर चीज़ वही कि मेन तो वहाँ में आवाम की उनके जान से में आती है। तो सोशल मीडिया पर इन्होंने बड़ी अच्छी तस्वीरें लगा कर पोस्टें लगाई होती हैं कि हम आपको ले जाएंगे, बहुत आसानी होगी, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये तो जो जाते हैं उनसे पूछे ना आप कितने खतरनाक हालात होते हैं। यही है कि वहाँ जाने के जब आपने जाना है तो लीगल तरीके से जाएँ। बहुत से लीगल तरीके हैं, इलीगल तरीके जो हैं वो अपनी बात से जान चली जाती है उससे। या तो आप ईरान वगैरह से होके उधर आप इलीगल जाते हैं, वो भी बहुत ख़तरनाक है। मक्कों की पहाड़ी वगैरह में बहुत से हादसे हुए हैं। तो वैसे हादसे हैं कि लोग कहते हैं कि जब हम वहाँ से क्रॉस करते हैं तो वहाँ लोगों के बूट और लाशें वगैरह सारी नज़र आती हैं, और किसी का अगर बूट वगैरह ख़राब हुआ होता है तो वो कहते हैं कि इस लाश से उतार के आप पहन लो। तो ये सारे रास्ते बिल्कुल इलीगल है। ईरान का वीज़ा तकरीबन 8,000 में डबल ट्रांजिट वीज़ा ईरान का मिल जाता है। आपने सिंगल एंट्री लेना है तो 5-6 हज़ार में मिल जाता है, लाहौर से, कोयटा से, कराची से। तो यहाँ इनके कंसुलेट हैं, आप इनके एम्बेसी से भी इस्लामाबाद रब्ता कर सकते हैं। तो वहाँ से लेके आप तुर्की का भी वीज़ा ले लें, तकरीबन 20-30 हज़ार का तुर्की का भी वीज़ा आ जाता है। तो 2-4 आप एंट्रियाँ मार लेते हैं दुबई वगैरह की, कतर वगैरह की, सऊदी अरब वगैरह की, और आपका आसानी वीज़ा लग जाता है। 5 से 6 लाख में आप लीगल तरीके से यूरोप वगैरह जा सकते हैं। वहाँ पेरेंट हो रहे हैं, काम करना है तो कारोबारी वीज़ा अप्लाई करें, या जहाँ से बिजनेस वीज़ा लेके जाएँ, इलीगल तरीका अप्लाई ना करें। और जब आपका वीज़ा ख़त्म हुआ तो मुकर्रर वक्त पे वापस आ जाएँ। तो ये चंद बातें हैं जो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा पासपोर्ट वैसे बहुत वीक है, तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार नहीं, वो हमारे मुल्क का फलाना बंदा जो गया हुआ है यूरोप में तो हम भी जा सकते हैं इलीगल, कुछ नहीं होता। मैं बहुत बात नहीं, ये चीज़ नहीं होती। तो अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कोशिश कर रही है कि इस पर मुकम्मल कंट्रोल किया जाए। तो मेरे आपसे फिर भी यही दरख्वास्त है कि अगर आपने अप्लाई करना है कोई अच्छे बंदे से, कोई जो है मुखलिस बंदा हो आपके साथ, आप उसके लीगल तरीके से अप्लाई कराना है। अगर तुर्की का कराना है तुर्की का कराएँ, यूरोप का कराना है यूरोप का कराएँ। आजमा के देख लें, अपने 20-25 लाख रुपया ज़रूर ज़ाया करना है साथ अपने और अपने बच्चों की जान पे ज़रूर जुल्म करना है। आप 20 मेरे ख्याल से तकरीबन 120 यूरो की मेरे ख्याल से यूरोप का वीज़ा आ जाता है। आप ट्राई करके देख लें, हो सकता है आपकी किस्मत उधर वीज़े में लिखी हो, आप डायरेक्ट अप्लाई कर लें, आपका वीज़ा लग जाता है तो आप डायरेक्ट यूरोप जाएँ। इन तरीक़ों से आपने ज़रूर जाने, इतने हज़ारों लाखों रुपये लगा के फ़ायदा फिर भी कोई भी नहीं, वहाँ जाकर फिर इलीगल ही होना है और जलालत लेना। तो आप लीगल तरीके से ये लाहौर वगैरह में इनके ये जो फेडेक्स वगैरह के दफ्तर हैं, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ, अप्लाई करें। हो सकता है आपकी किस्मत लिखी हो लाने और आप वहाँ आसानी से पहुँच जाएँ, तो ताकि मज़ीद इस किस्म के जो हादसे हैं वो और इन गैंग माफिया को जो पैसे दिए जाते हैं वो ना दिए जाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो इंशाल्लाह पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद मालूमात भी हम फराहम करते रहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम।
मुख्तसर ये है कि गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने से बेहतर है कि इंसान अपनी मदद आपके तहत लीगल तरीके से खुद ब खुद वीज़ा अप्लाई करे, और अगर वीज़ा लग जाए तो खैर खैरियत से वहाँ जाए और अपना काम करे, जो भी इसका मतलब का काम है, वर्क वीज़ा वहाँ जाकर अप्लाई करना वहाँ करे। और अगर टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट जा रहा है तो वहाँ सैर करके वापस अपने मुल्क आ जाए। तो इन एजेंटों से ये काम बहुत ज़्यादा बेहतर है। अपनी जान की हिफाजत करें और अपने अजीज़ व क़रीब को भी इसका मशवरा दें। फिर नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।